जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेशन में। जो प्रैक्टिस चल रहा है और थोड़ा आप अपना राय दिया करिए कि कैसा लग रहा है जो लिंकिंग है, ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं और कार्य कैसा है। ठीक है, तो उसी के सीरीज में अगला सीरीज जो आज हमको लग रहा है पार्ट 3 जाएगा। ठीक है, और जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से ज्यादा मैं क्वेश्चन के माध्यम से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मजा आएगा। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा आपका समर्थन चाहिए हमें। अगर समर्थन है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक आवश्यक सूचना कि साहब आप लोग थोड़ा सा गैर जिम्मेदारा ना हरकत ना करिए, क्योंकि कोविड का प्रकोप वास्तव में सच में अब थोड़ा खतरनाक हो रहा है। मतलब कोविड से मरने वाले कम है, लेकिन उसके हदस से, जैसे नहीं होता है कि एक अफवाह उड़ जाती है कि हमें कोविड हो गया, नॉर्मल भी कोविड है। सांप में आप जैसे भारत में देख लो, भारत में 20% सांप है जिनके पास जहर होता है, बाकी 80% भी काटते हैं तो आदमी मरता है। और इसका एक प्रयोग अभी हाल ही में अमेरिका में हुआ है। तो थोड़ा सा अपना मोटिव और अपना उद्देश्य, लोगों को, जो भी ऐसे लोग हैं उनको थोड़ा समझा बुझा के और अपने खुद समझ बूझ के रहिए। आप घर से ज्यादा बिना काम का मतलब ना निकलो। ज्यादा वर्तमान में इस समय ऑफर चल रहा है बफर सिस्टम का, तो बफर सिस्टम को भी ज्यादा यूज ना करो आप, नहीं तो हो सकता है कि बफर सिस्टम बाद में तुम्हारा बफर सिस्टम ना बन जाए। तो ये मेरा एक थोड़ा सा आपसे नम्र निवेदन था। बाकी आप लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं तो जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम कि हमें पढ़ना क्या है और कैसा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 39A ये लिया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से किससे संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 39A, ठीक है ना, जिसमें लिखा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, तो इसका संबंध किससे है। इन 4 ऑप्शनों में प्रश्न यही है। तो पहला मेरा तो आप लोगों से एक प्रश्न से ही उत्तर हम बना लेते हैं कि आपको एक अनुच्छेद यहीं से याद हो जाना चाहिए कि अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन है। ठीक है, तो अब यहां पर ऑप्शन हम देख लेते हैं, मतलब कि जो 39 ये है वो किन ऑप्शनों का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार का हिस्सा है, यानी कि जो संविधान में राज्य सरकार का प्रावधान है दिया है उसका हिस्सा है, या अनुच्छेद नंबर ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, इसका हिस्सा है, या ऑप्शन नंबर सी है केंद्र सरकार का हिस्सा है, या केंद्र सरकार के जो प्रावधान है संविधान में उसका हिस्सा है, या फिर आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न मैंने रखा है, जानबूझ के मैंने रखा है। ठीक है, ये प्रश्न जो ये 39A मैंने रखा है, ये आपके पीसीएस 2019 का प्रश्न है, इसको थोड़ा सा देख लेना। तो 39A जो है ना वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 39A, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन है। ये किस भाग का हिस्सा है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। अब ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आ गया मेरे शनिदेवल और शनिदेवलियों, तो समझ लो कि मैं इसका बाल की खाल निकालने वाला हूं। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पहले से, अब इससे जितने प्रश्न बनते हैं एक बार कवर कर लेते हैं। पहला, इसका वर्णन किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, भाग नंबर 4। ये लिया कहां से गया है, आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है ना, अगर पूछेगा राज्य का नीति सिद्धांत का वर्णन किस देश से, प्रावधान किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से, भाग 4 में इसका वर्णन है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन है। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि 36 से लेकर 51 तक है, तो 39A जो आएगा वो तो इसी के बीच में आएगा, इसलिए 39A जिसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन है, यह राज्य के नीति सिद्धांत का हिस्सा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आ गया तो मंगल पांडे इतना जल्दी तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को छोड़ेगा नहीं। ये बेसिक चीजें आप जान गए। अब कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन, ग्राम पंचायत, अभी चुनाव हो रहा था ना, वही पंचायतों का गठन। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 40 में। यह भी किसका हिस्सा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। अनुच्छेद नंबर 41, अनुच्छेद नंबर 41 से कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशा में
दशाओं में, है ना, जैसे आप बेरोजगार हो तो काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, ये किसका वर्णन है अनुच्छेद नंबर 41 में। फिर अनुच्छेद नंबर 44 में काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, कई बार परीक्षाओं में घुमा घुमा के नचा नचा के पूछा है और कनवा गर्म कर देता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता, लेकिन पढ़ लेना आज के बाद। तो अनुच्छेद नंबर 44 समान नागरिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद नंबर 44 में है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 48, मैं उन्हीं अनुच्छेदों को कवर कर रहा हूं जो परीक्षा में दे चुके हैं, ठीक है ना। वैसे तो 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि जितने में प्रैक्टिस कराना है सब यहीं पर हमारी जिंदगी बीत जाएगी और जीवन का हम सुख भी नहीं भोग पाएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 48, इसलिए कुछ अनुच्छेदों को मैंने कवर किया, लाल लालियों ध्यान से देखना इसको। अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि व पशुपालन का गठन का वर्णन करता है। कृषि व पशुपालन के गठन का वर्णन करता है। अनुच्छेद नंबर 49 जबरदस्त है, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्मारकों के सुरक्षा का प्रावधान, राष्ट्रीय स्मारक जो भी इमारतें हैं ना उनके सुरक्षा का प्रावधान ये करता है अनुच्छेद नंबर 49। और अनुच्छेद नंबर 50 को हम कैसे छोड़ दे, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। तो ये आपके थे प्रावधान जो कि भाग नंबर 4 राज्य के नीति सिद्धांत में वर्णित है। मैं एक बार से फिर कवर कर दे रहा हूं। अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार, 44 समान नागरिक सिविल संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद नंबर 49 राष्ट्रीय स्मारक इमारतों की सुरक्षा, अनुच्छेद नंबर 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको जबरदस्त क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरे एक टॉपिक को ही एक प्रश्न के माध्यम से कवर कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है, कितने हजार रुपए का है। तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को तो भिगो भिगो के पीटा जाए यार, बाल की खाल निकाल देंगे ऐसे प्रश्नों की। ये सोचेगा कि मंगल पांडे से हमारा सामना कैसे हो गया। तो मेरे सनी देओल और सनी देओल थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दो लाल लालियों, ठीक है ना। आप जो भी हीरोइनो हो ना तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि मैं आपके लिए इतना कंटेंट, और एक महीने में मैंने वादा किया था ना, मैं हर बैच में जब भी ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ एक महीना तक जुड़िए, इसके बाद फिर परिणाम देखिए जीएस का क्या परिणाम होगा। मैंने किया है, लेकिन अभी हमें सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट करिए हमारा। तो अगला प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, गठिया रोग, बहुत लोग परेशान है, नौजवान भी परेशान है, सनी देओल लोग भी परेशान है ना। गठिया रोग से ये घुटना में बड़ा दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं लोग, अंगर के बैठ जाता है, कभी कभी बड़ा दर्द करता है, सो के चलते हैं लोग, सो के पानी पीते हैं लोग, दुख होता है। ये मतलब कि जीवन का बड़ा खतरनाक रोग है। तो इसलिए खतरनाक है, तो मैं खतरनाकों लोगों से पंगा लेने का आदी हूं, तो मैंने बोला कि रख देते हैं इसको। गठिया रोग के उपचार के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। आज के बाद तुम भी समझ लेना और जहां पर जाके बताना है उनको जिनको गठिया रोग है, ठीक है ना। वही गठिया जो घुटने से चल नहीं पाते हैं, आप हाथ पैर में सब में दर्द होता है, तो गठिया रोग उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी है लिथियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर डी है, यहां पर मैंने डी नहीं लिखा है सॉरी उसके लिए, ऑप्शन नंबर डी है दुधिया मैग्नीशियम। देखो यहां पर थोड़ा सा नाम अगर चेंज कर दिया है ना तो आप लोग को जीवन में इतना दुख होगा, क्योंकि आप लोग की जो प्रकृति है वो थोड़ा रटने उठने की है, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर पढ़ रहे हो तो कोई भी मेहनत ही होती है, बस मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर इसको हम कह सकते हैं, ये ऑप्शन जो है ना इसे हम कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रयोग करते हो ना आप, वही यहाँ पे दुधिया मैग्नीशिया इसको कह दिया है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, तो अगर पूछेगा कि गठिया रोग उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गठिया रोग उपचार के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा लिथियम बाइकार्बोनेट। लिथियम बाइकार्बोनेट में गठिया रोग का उपचार किया जाता है, गठिया रोग का उपचार किया जाता है। अब देखो यहां पर 3 ऑप्शन और हैं, एक ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, तो इन तीनों को हम कवर कर लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी, है ना, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे फिल्म में जब सलमान खान और कैटरीना कैफ प्रेम प्रसंग में डूब जाते हैं तो खूब घनघोर बादल आ जाता है, तुरंत एक बारिश आ जाती है, या कभी कभी किसी का खून हो जाता है, मर जाता है, तो बेचारा वहां पे खूब बारिश होने लगती है। तो इतना भगवान ऊपर वाला खाली नहीं है, अगर है तो, ठीक है ना, कि ऐसे फालतू लोगों के जीवन में आनंद लेगा, ठीक है।
तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम बता दें आपको, उसमें आपका सिल्वर आयोडाइड का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न याद रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। अब यहां पर देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हमने दूधिया मैग्नीशियम कहा है, तो इसका प्रयोग प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। प्रति अम्ल, जब पेट में अम्लीयता खराब हो जाती है ना, तो आपको इसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनो पीते हो ना, 6 सेकंड में काम शुरू, ठीक है ना, तो 6 सेकंड में जो काम शुरू होता है उसमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। खाने वाला सोडा जो होता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन को मैंने क्लियर कर दिया। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा रट जाना कि गठिया रोग उपचार के लिए इनमें किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना, या सिल्वर आयोडाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट, दूधिया मैग्नीशियम। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट में, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में, लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग गठिया रोग इलाज में, या दूधिया मैग्नीशियम का प्रयोग प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। तो उम्मीद है कि प्रश्न पसंद आया होगा। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बड़ा छांट के मैंने इसको रखा है। तो उम्मीद है कि आपका यह प्रश्न क्लियर होगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि या ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है, एकदम मूड बना देने वाला प्रश्न है ना। आपके लगन के माहौल में रसगुल्ला खिला देने वाला प्रश्न है साहब कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। एक बात और थोड़ा सा और सुनना, हमें अभी तक सनी देओल लोगों का कमेंट आया है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सनी देओलियाँ कमेंट नहीं करती, उनको अभी भी हम लगता है कि हम ऑफलाइन है। तो मंगल पांडे से डरने की जरूरत नहीं। अगर जो भी आपको नहीं बातें समझ में आती है तो आप उस कमेंट में कर दिया करो, कोई हम बात को थोड़ा सा उसको समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो थोड़ा उससे भी हमारा भी हौसला बनेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है, और ऑप्शन के बाद में पूरे ये जो ग्रंथि है ना, ग्रंथि को शरीरिया से बाहर निकाल के तुम्हारे सामने पेश कर देता हूं अभी। तो ऑप्शन नंबर ए है एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अश्रु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, और ऑप्शन नंबर डी थायराइड। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी ऐसी ग्रंथि है, ठीक है ना, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अग्नाशय को हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, इसीलिए जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, तो इसलिए इसका एक नाम पड़ता है मिश्रित ग्रंथि। तो अगर पूछेगा मिश्रित ग्रंथि भी किसे कहते हैं, तो अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं कि अब ये ग्रंथि है क्या। तो याद रखना कि हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं, दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं, दो नहीं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती अंतःस्रावी, एक होती है बहिस्रावी, और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। अब थोड़ा सा यहां से कवर कर लेते हैं। अंतःस्रावी का उदाहरण क्या क्या है, यकृत, इसके बाद थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, यकृत, थायराइड, पैराथायराइड, और एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल नल ग्रंथि, ठीक है। अब यहां पर देखो बहिस्रावी ग्रंथि में कौन कौन उदाहरण आएगा आपका, अश्रु ग्रंथि जहां से आंसू निकलता है, श्वेत ग्रंथि, श्वेत मतलब पसीना वाला क्षेत्र है ना, और दूध ग्रंथि, स्तन दूध ग्रंथि, ये सभी आपके बहिस्रावी में आएगा। और मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण मैंने आपको बताया अभी, क्या, अग्नाशय। अब देखो यहां से अंतःस्रावी ग्रंथि केवल हमेशा हार्मोन स्रावित करती है, हार्मोन्स, ठीक है, और बहिस्रावी ग्रंथि से हमेशा क्या निकलता है, एंजाइम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इससे केवल हार्मोन्स निकलता है, ठीक है ना, और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं उससे क्या निकलता है आपका, तो एंजाइम निकलता है। अब यहां पर कुछ और बातें कर लेते हैं। देखो अगर पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो याद रखिएगा लीवर, कौन भैया, लीवर। फिर पूछेगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नाशय, याद रखना, एकदम क्वेश्चन के दिल में छेद कर रहे हैं बेचारा का, आज के बाद ये दिखाई नहीं देगा हमारे सामने और ऐसे प्रश्न, ठीक है ना। और अगर पूछेगा सबसे छोटी ग्रंथि, तो आपका होगा पीयूष, इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि,
क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो अभी देखो मैंने एक नज़र में कम शब्दों में कम समय में पूरे टॉपिक को मैंने कवर कर दिया कि अगर पूछेगा ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं तो तीन अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित अंतःस्रावी से हार्मोन निकलता है, बहिःस्रावी से एंजाइम निकलता है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। अश्रु, श्वेत ग्रंथि और दूध ग्रंथि ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। और अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथियों का उदाहरण है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष, इसी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और अभी जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर क्या होगा, तो अग्नाशय होगा। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है जो लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो अग्नाशय में पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। ये पूरे 1.5 लाख रुपए का प्रश्न है, ये पूरे 1.5 लाख ना कर लेना, 151 रुपए का प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देख लो कैसा प्रश्न है, ठीक है ना, जबरदस्त है और जबरदस्त लोगों का ही मंगल पांडे स्वागत करता है। तो तुलसी के पौधे का औषधि महत्व, क्या गजब का प्रश्न है साहब। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किस की उपस्थिति के कारण होता है। आप देखेंगे कि हमारे समाज में तुलसी पूजनीय है। क्यों? क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण है, और वैज्ञानिक का मतलब है ए है एयर प्योरीफायर, यानी कि ये हवा को परिवर्तित कर देता। इसीलिए आप देखेंगे हमारे पूर्वज इस तुलसी को आंगन में लगाया करते थे। मतलब कि आंगन में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लोग इकट्ठा हैं, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य हानिकारक गैसें छोड़ते हैं लोग, है ना, जहां से बनकर वहां से छोड़ देते हैं लोग। तो ऐसे गैसों को कवर करके फिर से ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देना ही एयर प्योरीफायर कहलाता है। तो इसमें कई पौधे आ जाते हैं, जैसे ढेकुआर जिसको आप एलोवेरा कहते हो, पीपल, तुलसी, ये सभी एयर प्योरीफायर के रूप में होते हैं। लेकिन अभी औषधि भी है, ये बड़ी बात है। औषधि का मतलब दवा का, मेडिसिन का काम करता है। क्या कार्बनिक अम्ल के कारण, उपस्थिति के कारण, अकार्बनिक उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर बी कार्बनिक अम्ल उपस्थिति के कारण और फिनाल उपस्थिति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि तुलसी के पत्तों में फिनाल पाया जाता है, जिसके कारण ये औषधि गुण उत्पन्न होता है। जैसे खांसी, जुखाम, बुखार हो गया, इसका काढ़ा पी लो, आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। अभी जो माहौल चल रहा है, मैं सभी से यही नम्र निवेदन करूंगा कि आप तुलसी के पत्ते का काढ़ा का यूज करते रहिए, बाकी आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। और मतलब अपने को सेफ रखो, मोटिवेट रखो हमेशा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम एक बार जीत चुके थे फिर जीत जाएंगे, फिर मंगल पांडे की कोचिंग में मंगल पांडे डिफेंस अकेडमी में मुलाकात होगी। तो याद रखिएगा जो औषधि है, मतलब कि औषधि गुण जो तुलसी में पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, तो फिनाल के कारण पाया जाता है। अब ये फिनाल एक घर धोने वाला नहीं है, वास्तव में ये थोड़ा औषधि गुण, औषधि युक्त एक पदार्थ होता है, ये बात याद रखिएगा। हम तुलसी को कहते हैं एयर प्योरीफायर, ये भी याद रखिएगा। तो तुलसी हमारा पूजनीय पौधा भी है, इसलिए मैंने इसको रख लिया। हमारे पर्यावरण में, पारिस्थितिक तंत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है ना, पूरे 101 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, 101 रुपए के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर है। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? हम तो इस बार यूपी पीसीएस वालों को टच कर दिए हैं। किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक, मतलब कि अभी तो संघात्मक व्यवस्था है हमारे पास, लेकिन उसने कहा नहीं सर, ये भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये बात किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, या आइवर जेनिंग ने कहा था, या H.J. लास्की ने कहा था, या केसी वियर ने कहा था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा हाईलाइटेड कर लो, पढ़ लिया करो। और मैं एक बिल्कुल कहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं वो सोने से पहले एक बार वीडियो को जरूर पूरा देख लें, ताकि उनका जिस बिंदु को मैं उठाता हूँ, मेरी यही खासियत है, मैं उसका पूरा निचोड़ रख लेता हूँ, यहाँ तक कि उसका छिलका भी से भी रस निकाल लेता हूँ। ऐसा मैं मनुष्य उसके बीज से भी रस निकाल लेता हूँ, ऐसा मनुष्य गूदा से रस निकालने वाले तो बहुत हैं साहब, ठीक है। तो आपका सपोर्ट रहा तो और भी लोगों का रस निकलता ही जाएगा। लेकिन प्रश्न जबरदस्त है, इसका उत्तर आप बिल्कुल दीजिए। नहीं देंगे, मैं देता हूं। तो यह शब्द कहा था कौन भैया? यह कहा था ऑस्ट्रेलिया के एक महान संविधानविद हुए, संविधानविद जो संविधान के जानकार हैं, है ना, इन्होंने कहा था कि उनका नाम है केसी वियर, कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है ना, उसी के लिए इन्होंने कहा नहीं, भारत संघात्मक राज्य या पूर्ण संघात्मक राज्य नहीं है, बल्कि ये अर्ध संघात्मक राज्य है भारत। तो ये किसने कहा है? केसी वियर। तो केसी वियर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब देखो ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है ना। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से केसी वियर अर्ध संघात्मक हमें बोले हैं, तो बात बड़ी है।
अब ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया को हम कैसे छोड़ दें, बड़े सुंदर सुंदर लोग होते हैं, एक बार जाओगे ठीक है ना तो दिल लग जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग बड़े खुराफाती होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले देखे कितना तेज बेईमानी करते हैं, बहुत बेईमान होते हैं सब। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। अगर पता होगा कि हमारे यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया से संविधान में कुछ प्रारूप लिए गए हैं, क्या क्या लिए गए हैं, याद रखिएगा हमारे यहाँ समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल याद रखिएगा। समवर्ती सूची का प्रावधान ठीक है ना, प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान, ये सब कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया, क्रिकेट। क्या यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट। राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू, ठीक है ना, इसीलिए कंगारू कहा जाता है, कभी कभी उच्चारण इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल याद रखिएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, क्रिकेट राष्ट्रीय यहाँ का खेल है और यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है तो कंगारू है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और केसी वीयर जिन्होंने भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, ये भी कहाँ के हैं तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी आपके कहाँ के हैं तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11 रुपये के लिए है और आपके स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर जबरदस्त प्रश्न है, 11 रुपये बता के ले जाओ, 11 रुपये ठीक है ना। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। मैंने बड़ा खोज के प्रश्न रखा है। खोज के रखने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानते हो, लेकिन ऐसे विषयों पर किसी का दिमाग नहीं जाता है। लेकिन मैंने कहा कि मैं जाता हूं, और जाहिर सी बात है कि अगर ये अनुसूची आ गई सामने, भारतीय संविधान की अनुसूची आ गई, तो अनुसूची आज के बाद इसका इनकाउंटर बीचों बीच किया जाएगा अनुसूचियों का। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो कितने विषय हैं, 22 है भैया, या 24 हैं, या 29 हैं, या 32 हैं। तो बड़े लोग गरीब होते हैं, मतलब आपको 11वीं अनुसूची पता होगा कि पंचायती राज का वर्णन, 12वीं अनुसूची नगर पालिका का वर्णन, 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी कानून का वर्णन है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, लेकिन हम उनके विषयों को कवर नहीं कर पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल चूक है। तो याद रखिएगा कि 11वीं विषय अनुसूची में 29 विषय हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनुसूची को। मैंने कहा था ना कि जब अनुसूची आ जाएगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना गोली मारेंगे इसको, इतना इसका, अभी तो इसको इतना छेना खिला दो यार कि इसका पेट खराब हो जाए। लेकिन आ जाओ शुरू करते हैं, अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो जब संविधान का हमारे यहाँ निर्माण हुआ, तो संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि उस समय हमारा देश बहुत गरीब था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, और जब आगे बढ़ते गए तो हमारी आवश्यकता भी अधिक होती गई। तो 8 अनुसूचियों की जगह हमारा शुरू हुआ नौटंकी, ठीक है ना। हमारे यहाँ प्रथम संविधान संशोधन 1951 को प्रस्तुत किया गया, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची में रखा गया भूमि सुधार अधिनियम का वर्णन है, भूमि सुधार अधिनियम का वर्णन है। और इसमें कितने अधिनियम है तो 284 अधिनियम है। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम है तो 284 अधिनियम है। इसके बाद अभी हमारे वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, तो 12 है तो 9 तो हो गई। अब 10वीं की बात कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची, ठीक है ना, कब जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ी गई, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन 1985 को, इसमें क्या प्रावधान रखा गया, दल बदल, बड़ा दल बदलू काम करते थे सब, दल बदल तो अभी भी है लेकिन उस समय का कुछ ज्यादा ही था। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान का वर्णन कर दिया गया 10वीं अनुसूची में। अगर हम बात कर लें 11वीं अनुसूची की बात करें, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1993 में, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 93 में, ठीक है ना। और इसमें जिक्र किसका गया, पंचायती राज का, ठीक है ना। और पंचायती राज में कितने विषय हैं तो आपके अभी मैंने बताया कि 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, 12वीं अनुसूची में अगर देखा जाए 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1993 में। देखो ये थोड़ा 1993 और 92 वाला बड़ा क्लियर होता, कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा आप देख लेना उसको, ठीक है ना। तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में, इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया भैया, नगर पालिका का वर्णन किया गया। और नगर पालिका में कितने विषय रखे गए तो 18 विषय रखे गए। तो जब संविधान का निर्माण हुआ उसमें 8 विषय अनुसूचियां थी, अब कितने भैया 12। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई 1951 में, ठीक है ना। और इसमें कितने अधिनियम है 284। 10वीं कब जोड़ी गई 1985 में, दल बदल संबंधी प्रावधान है। 11वीं अनुसूची ये 1993 में पंचायती राज, इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 1993 में नगर पालिका का प्रावधान है इसमें, और इसमें कितने विषय हैं तो 18 विषय हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगले
क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है, आनंद वाला है कि सनी देओल वाला है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो बहुत जबरदस्त प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब सभी लोगों को देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है यार कि आप किसी पार्टी में जाने लायक नहीं हो। संपूर्ण क्रांति का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया था? बहुत उत्तम प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, जबरदस्तों का जबरदस्त प्रश्न है सनी देओल और सनी देओलियों। उत्तर दे दो बेटा, उत्तर दे दो उसका। संपूर्ण क्रांति का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया है? अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है श्यामलाल गुप्त पार्षद। इसमें से किसके द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, अर्थात संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए, इसका नारा दिया गया था? याद रखिएगा, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। याद रखिएगा, जेपी नारायण द्वारा, ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा द्वारा दिया गया था। इन्हें कहा जाता है लोकनायक। क्या कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। विनोबा भावे की बात कर लें तो इन्होंने जय जगत का नारा दिया था। तो अगर प्रश्न पूछेगा जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। और भूदान आंदोलन से का मतलब कि नेतृत्व किसने किया था? भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। अगला देख लेते हैं भगत सिंह, नौजवान सभा की स्थापना और इन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। श्यामलाल गुप्त पार्षद, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, बहुत जबरदस्त प्रश्न बनता है यहां से। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा कौन दिया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जय जगत, विनोबा भावे, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। और भी नारा हम देख लेते हैं क्या क्या नारा है। जय हिंद का नारा कौन दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। फिर बात कर लेते हैं, अगर पूछेगा हे राम आराम हरा में महात्मा गांधी, ठीक है ना। फिर पूछेगा कि मारो फिरंगियों को, तो कौन दिया था? बिल्कुल आप लोग जानते होंगे, मंगल पांडे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गुल खिलाने वाला है, जबरदस्त प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इसका भी उत्तर आप देंगे। और गलती कर गया मेरे सामने ये प्रश्न आकर, ठीक है ना, गलती कर गया प्रश्न मेरे सामने आकर। रस्त गोपतार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? रस्त गोपतार, बहुत अच्छा प्रश्न है और काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रस्त गोपतार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जेम्स हिक्की, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी विलियम कैरी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं समाचार पत्र और पत्रिका, कई बार मैंने आपको कवर भी किया है और स्टैटिक जीके में भी मैं कवर करूंगा। तो याद रखिएगा कि जो रस्त गोपतार है ना, ये प्रकाशित होती थी किसके माध्यम, कौन करता था इसे? दादा भाई नौरोजी। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिएगा रस्त गोपतार का संबंध किससे है? दादा भाई नौरोजी का, जिन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। और कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जेम्स हिक्की, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल गजट नामक पत्र, जो समाचार पत्र था ना, उसका संपादन कौन करता था? जेम्स हिक्की। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जेम्स हिक्की को कहा जाता है। विलियम कैरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, समाचार दर्पण, ये एक समाचार पत्र प्रकाशित करता था, उसका नाम था समाचार दर्पण। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि समाचार दर्पण का संबंध किससे है? विलियम कैरी से। बंगाल गजट, जेम्स हिक्की। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? जेम्स हिक्की को। और रस्त गोपतार, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका भैया? दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, अगला भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है, कई मतलब कि हजारों में, ये तो हजारों रुपए का होना चाहिए प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यह शब्द बड़ा मायने रखता है भारतीय संविधान में, और यह भी शब्द बड़ा मायने रखता है। अनुच्छेद नंबर 112, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना, किस अनुच्छेद के तहत अगर पूछेगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो आपको पता होगा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग अध्यक्ष हो, ठीक है ना, ये सभी की नियुक्ति या
जैसे महाधिवक्ता, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इस बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 112, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 76। तो सर महान्यायवादी की नियुक्ति वादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, 4 ऑप्शन और टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि भैया हम से लड़ोगे, तो बिल्कुल लड़ेंगे, तुमसे छोड़ेंगे नहीं। यहां पर देखो अनुच्छेद 112 है जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, अर्थात बजट है ना, बजट का वर्णन है 112 में। अनुच्छेद 113 में 23 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का अधिकार है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और मृत्यु दंड से क्षमा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वही पूछेगा अनुच्छेद 72 में तो मृत्युदंड से क्षमा देने का अधिकार है राष्ट्रपति को, और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर महान्यायवादी की अगर बात करें तो भारत का विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। ठीक है ना, भारत सरकार का विधि अधिकारी मतलब कानूनी मामले पर सलाह दे सकता है, कौन होता है विधि अधिकारी, तो आपका महान्यायवादी होता है। तो बिल्कुल ये प्रश्न को याद रखिएगा कि महान्यायवादी कौन होता है। और भी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, थोड़ा सा हमें सोच रहे हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, आपको 1 घंटे के भीतर ही बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाए, लेकिन इतना कंटेंट आपके लिए पर्याप्त है। आप अगर डेली वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत करा सकता हूं कि आने वाले समय में आप जीएस के बेताज बादशाह हो जाएंगे, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कैसा है। अगला प्रश्न बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, और ये थोड़ा सा विज्ञान से मैंने रख दिया है कि आप विज्ञान के विषय में भी जानकारी रख लो। ठीक है ना, कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, और जानते हो बात मानो या ना मानो, ग्रुप डी में ना ये प्रश्न पूरा घूम घूम के दिया है। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखना, यूनिक का, स्पीडी का, ठीक है ना, उसमें खूब प्रश्न दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है आपके सामने, मार्कोनी, आज मार्कोनी का कोनी दिखाएंगे, दूसरा एनरिको फर्मी, तीसरा या सी मैक्स प्लांक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने, ठीक है ना, नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। अब मार्कोनी की बात कर लेते हैं। मार्कोनी किसका काम किया था, ये मार्कोनी इटली का था, इसने रेडियो का खोज किया था। किसका, रेडियो का। तो रेडियो का खोज कौन किया था, मार्कोनी। मैक्स प्लांक जिसने क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्या दिया था भैया, क्वांटम सिद्धांत कौन दिया था, मैक्स प्लांक। तो अभी मैं बात कर लेता हूं कि ये 3 लोग तो हमें मतलब टुकुर टुकुर देख रहे थे, अब इसका तो लिंक कोई कर ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं है, तो अभी बहुत जोड़ेंगे, इनमें से कोई नहीं, घबराओ मत। लेकिन और भी कई प्रयोग हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहला, पिस्टल या रिवाल्वर का खोज कौन किया था, सैमुअल कोल्ट। कुछ खोजें देख लेते हैं। ट्रैक्टर की खोज कौन किया था, रॉबर्ट फार्मिच। इसके बाद अगर पूछेगा कि टेलीविजन का खोज कौन किया है, टीवी का, तो जे.एल. बेयर्ड। तो बिल्कुल याद रखिएगा टेलीविजन का। और टायर का खोज कौन किया था, जॉन डनलप, इसीलिए डनलप कंपनी का टायर आता, आप देखेंगे। ठीक है ना, तो बहुत चीजें आप कवर कर सकते हैं, टायर, टीवी, पंखा सब है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक व्यू दे दिया कि आप क्या पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉनों का खोज, पाइमेसोन का खोज, ये सभी देख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो देखिएगा अगर पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई है, तो बिल्कुल याद रखिएगा मेरे लालो कि एनरिको फर्मी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, जबरदस्त प्रश्न है, कितने रुपए का प्रश्न कर सकते हैं आप। ये प्रश्न है कि रिक्सडाग किस देश की संसद का नाम है। बहुत खोज के मैंने प्रश्नों को रखा है, और ऐसे प्रश्न बना डाले ना तुम, और ऐसे प्रश्न कर डाला तो तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला, तुम्हारे जीवन में उलाला खूब होगा। लेकिन याद रखना कि पढ़ना तो पड़ेगा, लिंक तो करना पड़ेगा, और जीएस की अगर लिंकिंग आ गई तो इत क्लिक के ले लो कि तुम जीएस के बेताज बादशाह हो गए। वीडियो पूरा देख रहे हो तुम, तो मैं कह सकता हूं कि डेली अगर हमसे आप जुड़े हो तो मजा तो आ ही जाएगा। ये देखो, रिक्सडाग किस देश की संसद का नाम है, स्वीडन, रूस, जापान और मलेशिया। किस देश की संसद को हम रिक्सडाग कहते हैं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। तो आ जाओ, यहां पर ऑप्शन होगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू, अरे नहीं रे, कोई नहीं, स्वीडन का जो
संसद का नाम है उसका नाम है रिक्सडाग। अब यहाँ पर और ऑप्शन देख लेते हैं, रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। इसके बाद पूछेगा जापान की संसद का नाम डायट, इंपॉर्टेंट है। मलेशिया का दीवान निगारा, दीवान निगारा। तो अगर पूछेगा रिक्सडाग किसका है? स्वीडन का है। रूस का ड्यूमा, जापान का डायट और मलेशिया का दीवान निगारा। लेकिन और भी कुछ मेरे दिमाग में खुराफात घुस रहा है, तो शुरू करते हैं। पहला, स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस, याद रखना रे, स्पेन की संसद का नाम। अगला है अमेरिका की संसद का नाम, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। क्या है भैया? कांग्रेस, बिल्कुल याद रखना। अगला है पाकिस्तान को भी देख लेते हैं, परेशान है बेचारा, ठीक है ना, लेकिन बगल वाला है तो पूछ लेते हैं। नेशनल असेंबली, इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है ना। फिर पूछेगा नेपाल, अरे गरीब है रे बड़ा लेकिन कूदता है फिर भी। नेपाल की संसद का नाम, इसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। अगला है बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। अभी बांग्लादेश की हसीना है, कभी तो मानेगी, नहीं मान रही तो नहीं मान रही है, लेकिन कभी तो मानेगी। चक्कर में लगे रहो, साइकिल उतार का चैन उतार का पीछे करते रहो इसका, ठीक है। तो याद रखना इसका संसद का नाम है जातीय संसद। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, स्वीडन का रिक्सडाग, रूस का ड्यूमा, जापान का डायट, मलेशिया का दीवान निगारा, स्पेन का कोर्टेस, अमेरिका का कांग्रेस, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, बांग्लादेश का जातीय संसद, ठीक है ना। तो ये प्रश्न उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैसा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। अगला है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना कहाँ स्थित है? जेनेवा, मनीला, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी मनीला, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पे है भैया? तो जिनेवा में है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जिनेवा। एक बात और मैं बता दूं कि अगर तुम बहुत गरीब हो तुम, ठीक है ना, तुम्हारा जीवन बस न्योता हकारी में ही बीत गया है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए आप दो शहर को याद रखना, ठीक है ना, एक पेरिस और दूसरा जिनेवा। मैं आपको कह सकता हूँ कि 80% जितने भी संगठन है उसका मुख्यालय आपको यहीं पर दो मिलेगा, पेरिस और जिनेवा में। तो कहीं ना कहीं दुख अगर किस्मत के सही हो तो दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर आप 100 में 100 करना चाहते हैं तो। जिनेवा। अब देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है मनीला। तो हम पूछ लेते हैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका वाशिंगटन डीसी। फिर पूछेगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। वाशिंगटन डीसी का कहाँ है? विश्व बैंक का कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और न्यूयॉर्क का यूएनओ का कहाँ है? न्यूयॉर्क। बाकी और हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हमारे दिमाग में खुरापात आए, और जब दिमाग में खुरापात आए तो समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं जोड़ देता। और अगर पूछेगा विश्व व्यापार संगठन, ये कहाँ है भैया? जेनेवा। मैं बोला था ना ये जेनेवा वाले बड़े परेशान है, छोटे तो हैं लेकिन खुराफाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य संगठन, यह भी कहाँ? जेनेवा। फिर पूछेगा यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और विश्व की जन्नत भी किसे कहते हैं? पेरिस को कहते हैं। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है ना। और उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, ये तरीका आपको पसंद आ रहा है। मैं कह रहा हूं ना कि तुम हमारा एक प्रश्न को पढ़ लो, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम उस बिंदु के, उस टॉपिक के मास्टर हो जाओगे, इतना कह सकता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और लास्ट प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न क्या कहता है? झेलम नदी का ऋग वैदिक या ऋग वैदिक कालीन नाम। यह ऋग्वेद से प्रश्न मैंने प्राचीन इतिहास से रख दिया है कि झेलम नदी को ऋग वैदिक लोग किस नाम से जानते थे, अर्थात कुछ नदियों के वैदिक कालीन नाम रहे होंगे, पुराने नाम रहे होंगे, वर्तमान में क्या नाम है। तो यहीं से प्रश्न बन गया है कि झेलम नदी का ऋग वैदिक नाम क्या है? कुभा या बितस्ता, परुष्णवी, बिपाशा। ऑप्शन नंबर ए कुभा,
ऑप्शन नंबर ए बितस्ता, ऑप्शन नंबर सी परुष्णी, ऑप्शन नंबर डी बिपाशा। तो झेलम का जो प्राचीन नाम है, झेलम का जो प्राचीन नाम है, ठीक है ना, वो बितस्ता है। अभी वर्तमान में क्या नाम है इसका? झेलम, ठीक है ना, वही वेरीनाग झील से निकलती है। तो झेलम का प्राचीन नाम या ऋग्वैदिक नाम क्या है? बितस्ता। अब देखो कुभा किसका नाम है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कुभा जो नाम है ना, ये काबुल, वर्तमान में इस नदी का नाम क्या है? काबुल। परुशनी किसका नाम है? तो वर्तमान में रावी। और विपाशा किसका नाम है? तो ब्यास। विपाशा बसु के पास मत चले जाना, नहीं तो गड़बड़ कर देगी पूरा का पूरा। और विपाशा बसु को तो दूर से ही सलाम कर लेना ऐसे लोगों को। तो याद रखना, अगर हम बात करें झेलम नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम बितस्ता, मैंने कुभा को भी लिंक कर दिया। कुभा का वर्तमान में नाम क्या है? काबुल। रावी का प्राचीन नाम क्या है? परुशनी। और ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। और नदियां हैं, पहली बात कर लेते हैं सतुद्री या सतलज। सतलज का प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? सतुद्री। ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? सतुद्री। चिनाव, चिनाव का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? असिक्कनी, असिक्कनी। चिनाव का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? असिक्कनी। और गंडक, गंडक का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? सदानीरा। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद रखना, यह मेरा एक लिंकिंग करने का तरीका था, मतलब कि ये कुछ ना कुछ टॉपिक आपके पूरे दिमाग में भर जाने चाहिए। ठीक है ना, जैसे अभी बात कर लेते हैं गोमल। गोमल जो नदी है ना, इसका प्राचीन नाम क्या था? गोमती। तो ऐसे बहुत सी नदियां हैं। ठीक है ना, मेरा जीवन बीत जाएगा और तुम्हारा भी जीवन, हमको क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करनी है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता, विपाशा, ब्यास का प्राचीन नाम ब्यास, रावी का प्राचीन नाम परुशनी, इसके बाद कुभा का काबुल का प्राचीन नाम कुभा, सतलज का सतुद्री, चिनाव का असिक्कनी, गंडक का सदानीरा, गोमल का गोमती। तो उम्मीद है कि प्रश्न कराने का तरीका, ठीक है ना, और ये जो भी बिंदु है, मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ, ये आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर और लोगों से कहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, मुझे 1000 बहुत जल्द ही चाहिए। अगर 1000 आ गया बेटा तो समझ लो हम लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।